सभी को नमस्कार। और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ मौजूद हैं जिसमें मैं आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंक और एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, और जैसे हमारे आरपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो उनमें क्या है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो उसी से संबंधित मैं आपको 10 एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँगा, सभी प्रकार के एग्जाम्पल जो हमारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जिनमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये, बस हमें थोड़ा इसमें ध्यान से देखना होता है इन क्वेश्चंस को, और हमारा आंसर बहुत ही फास्ट आ जाता है इसके अंदर। तो आज मैं इस तरह के आपको लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही फ़ायदा रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त मतलब हमारे एक टोटल जो सर्किल होता है, अर्धवृत्त पहले आप समझ लीजिए। अर्धवृत्त का क्या मतलब होता है कि ये हमारा जैसे एक सर्किल है, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो ये बात ध्यान रखना कि अर्धवृत्त का मतलब ये नहीं है। अर्धवृत्त हमारा कंप्लीट होगा तो हमारा क्या अर्धवृत्त बनेगा, इस प्रकार से। तो ये हमारा अर्धवृत्त होता है। अब यदि हम मान लेते हैं कि इसको हम अर्धवृत्त को यदि इस प्रकार माने, तो सिंपल सा हमको पता है कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, या परिधि कह लीजिए। तो यदि हम इसको लेके चलते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2πr का आधा πr। हम इसको देखते ही πr आंसर टिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो जब भी हमको अर्धवृत्त का लेके चलता है, अर्धवृत्त में हमको ये भी लेके चलना है कि अर्धवृत्त तो है ही, इसके अलावा उसके अंदर ये और लाइन हमारा ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल परिमाप हो जाएगा वो परिमाप क्या होगा, 2πr का आधा πr प्लस ये लंबाई, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी, वृत्त का व्यास, और व्यास की लंबाई होती है 2r। तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा πr प्लस 2r। तो हमसे याद रखिएगा कि जब भी हम अर्धवृत्त की बात करते हैं तो हमें इसमें जो व्यास भी है उसको लेके चलना है, और उसको हमको छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब हम यहाँ हमारे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि √1 + x/100 की वैल्यू है 13/10। तो x का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें एक मेथड तो ये होता है कि हमें इसके इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने का कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर होते ही ये राइट हैंड साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर वहाँ से हम इस जो 1 है उसको इधर लेके आएंगे, और उसमें से माइनस करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हमारा था लॉन्ग मेथड। यदि हम शॉर्ट मेथड में इसको करके देखते हैं, तो जब भी हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, शॉर्ट मेथड में हम देखते हैं यदि इसका आंसर। तो शॉर्ट मेथड में इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये याद रखना है कि जो हमको यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 100 = 69। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें शॉर्ट आंसर किस प्रकार से निकाला जाएगा, जो मैंने बताया 13 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। और एक लॉन्ग मेथड तो मुझे पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर हमको पक्षांतरण करके उधर ले जाके एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर 69। तो अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये हमारे लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। और सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, भले उसके अंदर फिगर चेंज हो जाए, यहाँ पे 10 की जगह 5, 10, 20 कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारा मेथड हमेशा यही रहेगा सॉल्व करने का। इसमें से पूछा गया कि एक वस्तु को 10% हानि से बेचकर 10% लाभ पर बेचा गया, तो कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना होगा, ठीक है। तो इसको हम एक लॉन्ग मेथड होता है जिसमें माना कि वस्तु का क्रय मूल्य इतना हुआ, विक्रय मूल्य
माना वस्तु का क्रय मूल्य 100, फिर विक्रय मूल्य 10% माइनस करके 90, फिर हम करते हैं 10%। तो इस प्रकार से हमारे लॉन्ग बन जाता है। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि इतने हानि पे बेच के इतने लाभ पे बेचा गया, तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 10% हानि। 10% हानि है तो हमको क्या करना है, सिंपल सा 100 में से 10% घटा देना है। हानि है तो मतलब घटा देना है। तो हमारा 100 था, वो हानि पे बचे क्या रह जाएगा, 90। ठीक है। अब सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया कि 10% लाभ। अब लाभ का मतलब क्या है कि हमको उसमें ऐड करना है, 100 में 10% ऐड करना है। तो 100 में 10% ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110। तो हमारा हो जाएगा 110। और डिवाइड किससे करना है, जितनी बार संख्या को गुणा कर दिया गया है उतने से हमको डिवाइड कर देना है। तो हमारा डिवाइड होके हो जाएगा, ये किससे डिवाइड करना है, 100 से। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 99। ओके। अब देखो हमारा स्टार्टिंग में 100 लेके चले थे और अब हमारे पास कितना बच गया, 99। तो मतलब कितने का घाटा हुआ हमें, 1 का घाटा। तो मतलब कितना परसेंट हानि होगी, 1% हानि। घाटा हुआ इसलिए हानि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1% हानि। ठीक है। तो यदि इसे कर हमसे 3 कहा गया, 10% हानि से बेच के, 10% लाभ से बेच के, फिर 10% हानि से बेचा जाए, तो हमको वही करना है। 10% हानि के लिए 90, 10% लाभ के लिए 110, फिर यदि लाभ कहा जाए तो फिर इंटू 110 और डिवाइडेड बाय 2 बार गुणा हुआ तो यहाँ पे 2 बार 100 आ जाएगा। और फाइनल जो आंसर होगा उसमें तो उसको देखेंगे कि वो 100 से ज़्यादा है या कम है। और 100 से कम हुआ तो हानि हो जाएगी, और 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा था थर्ड टाइप का क्वेश्चन, लाभ हानि का, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये देखिए जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि हमें इस बड़ी सी संख्या को गुणा करना है 11 से। ये मतलब 11 से गुणा करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड है। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, उनको हम उसको चुटकी से 5 सेकंड के अंदर उसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे मान निकाला जाएगा इसमें। यदि किसी भी बड़ी संख्या को हमको 11 से गुणा करना है तो सिंपल सा हमको क्या करना है, जिसका स्टार्टिंग का अंक है और उसका लास्ट का अंक है, ठीक है, उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया इसका स्टार्टिंग का अंक 5 और लास्ट का अंक क्या है 1, तो 1 इतना दूरी पे लिख दिया। अब हमको इसके बीच का जो नंबर्स है उनको लिखना है। वो कैसे लिखा जाएगा, जैसे स्टार्टिंग अंक 5 था तो 5 + 4, और मतलब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से देखिए, जैसे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। कैसे जाएंगे, अब 1 और 2 में आपस में जोड़ेंगे। तो 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया, कितना आ गया 3। ठीक है। अब 1 और 2 को जोड़ दिया, आप किसको जोड़ेंगे, 3 और 2 को, तो कितना हो जाएगा 5। अब किसको जोड़ना है हमको, 4 और 3 को, 4 और 3 7, और अब किसको जोड़ना है 5 और 4 को, तो कितना आ जाएगा 9। तो हमारे यहाँ अब जो ये निकल के आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब इस संख्या को 11 से गुणा करने पे शॉर्ट आंसर, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 597531, 597531, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है कि यदि हमारा कोई भी योग यदि जैसे 10 से बड़ा होता है तो उसकी एक हासिल ऊपर चल जाती है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं 987, इसको गुणा करना है 11 से। ठीक, मैंने क्या बताया था, पहले स्टार्ट का अंक लिखेंगे फिर लास्ट का अंक लिखेंगे। तो स्टार्टिंग अंक तो मैंने यहाँ लिख दिया और लास्ट का अंक यहाँ लिख दिया। अब इसके बीच का अंक लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे। 8 और 7 को जोड़ते ही कितना आ जाएगा 15। और 15 को पूरा नहीं लिखना है हमको, केवल 5 लिखना है, और एक हासिल उधर, एक हासिल उधर गई। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, अब इनको जोड़ेंगे 9 और 8 17। अब एक हासिल भी है तो 18 हो जाएगी। 18 में वापस 10 से ऊपर तो 8 वापस लिखा जाएगा। अब एक हासिल वापस जाएगी, अब एक हासिल जाके एक हासिल जो यहाँ से जाएगी वो इसमें जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये कन्वर्ट को क्या हो गया 10। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 10857। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 10857, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ठीक है। तो ये हमारा मेथड है, किसी भी संख्या को हम यदि 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सबसे शॉर्ट मेथड है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया √72 प्लस √72 प्लस √72, ये कितनी बार है, इनफाइनाइट 12 से। तो देखिए इस तरह के जो भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन होते हैं और अंडर रूट का मान पूछा जाता है, तो हम उसमें कैसे करते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम इस अंडर रूट इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या मान लेंगे y,
या एक्स, मतलब एक्स वेरिएबल मान लेंगे, प्लस फिर उसके अंदर यहाँ पे ये वापस रिपीट हो रहा है तो इसको वापस एक्स लिख देंगे। तो हमारा कैसे बन जाएगा ये y इक्वल टू √72 प्लस वाई। तो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करके हम मान निकाल लेते हैं। ये तो एक हो गया लॉन्ग मेथड। इसका शॉर्ट मेथड देखो मैं बताता हूँ आपको। यदि हमको इस प्रकार से कोई भी अंडर संख्या दी गई है और उसका मान पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, जो भी अंडर में संख्या दी गई है इसको हम ऐसे दो फैक्टर के अंदर ऐसे दो टर्म्स के अंदर फैक्टर करेंगे जिनका यदि हम जीसीडी लेते हैं या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, वो क्या आना चाहिए 1। ठीक है, जैसे हम 72 को लेते हैं, 72 को हम खोल के क्या लिख सकते हैं 8 × 9। ठीक है, 8 × 9 लिख लेते हैं हम यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से 72 के दो फैक्टर हुए 8 × 9। अब 8 और 9 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, वो क्या है इसमें 1। तो हमको इसी प्रकार से संख्या लेनी है जिसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आता है 1। तो जैसे हमने दो फैक्टर निकाल लिए, तो यदि क्वेश्चन के अंदर यहाँ प्लस पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला। ठीक है, और यदि यहाँ पे माइनस होता मान लीजिए तो हमारा क्या आंसर हो जाता छोटा वाला। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो हम आगे अब हमारे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। और 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको 4 भिन्न दी हुई हैं, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 भिन्न दी हुई हैं और 4 भिन्न में से हमको सबसे छोटी भिन्न दी हुई मतलब निकालनी है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 भिन्न में से हमको निकालने के लिए थोड़ा टफ पड़ता है। यदि हम डायरेक्ट इसको निकालते हैं तो सबसे मतलब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखना है कि अंश और हर में अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर कितना है 1 का। यहाँ पे अंतर देखते हैं, यहाँ कितना अंतर है 1 का। यहाँ पे भी कितना अंतर है 1 का, और यहाँ पे भी कितना अंतर है 1 का। अब आपको क्या करना है, जो भी अंतर आया है इस अंतर का भाग देना किस में, अंश में। तो हम 24 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 24। 10 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 10। 99 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 99, और 68 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा 68। तो जो चारों भाग देने पर जो संख्या आई हैं, तो इसमें हमसे पूछा गया सबसे छोटी में, तो इन चारों में सबसे छोटी संख्या है 10। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे और इसी प्रकार यदि हमसे बड़ा पूछा जाए तो इन भाग देने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 100 के कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 100 के गुणनखंड निकालने के लिए या फिर किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी उसके प्राइम फैक्टर किए जाएंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाएंगे और उनकी पावर्स में ज्ञात किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 100 का गुणनखंड करके निकालते हैं हम। तो 100 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 50, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 25। ठीक है, और फिर किसको कैसे लिख सकते हैं 25 को और खोल के क्या लिख सकते हैं हम 2 × 5 × 5। ठीक है, तो अब हम ये क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर ली। मतलब कितने बार मतलब जो इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5, इसकी पावर्स कितनी है। ठीक है, तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड की हमको पावर्स मिलेंगी तो हमको मेन काम किसे पावर्स से, इसके पावर कितनी है। तो हमको यहाँ से पता चल चुका है 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों पावर्स में 1 ऐड करके और उनका आंसर। तो पावर्स में 1 कर देंगे तो 2 में 1 ऐड किया तो 3, और इस 2 में 1 ऐड किया तो 3, तो कितना आ गया 3 × 3 मतलब 9। तो हमारे इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या के कितने फैक्टर्स होंगे। पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, उसके बाद उसमें पावर्स में एक ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का लसागु
60 दिया हुआ है तथा में से क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का लैस है 60 और में से 3 है तथा एक संख्या 12 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। जब भी हमको क्वेश्चन के अंदर लैस है, में से और एक संख्या दी होती है तो सबसे जो सुटेबल मेथड होता है इसको सॉल्व करने का वो ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का योग योग नहीं, संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, लैस है इंटू में से। दूसरी संख्या का गुणा मान लेते हैं, जो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करें उसको मान लेते हैं x, प्रथम संख्या है 12, तो 12x इक्वल टू लैस से कितना है 60, में से कितना है 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई 15, ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी हमको लैस है में से और एक संख्या दी हो तो हमको यही मेथड यूज़ करना, दोनों संख्या का गुणा किसके बराबर होता है, लैस है इंटू में से, और उसका आंसर हम फिर निकाल सकते हैं। ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 15, तो दूसरी संख्या क्या होगी 15। अब हमारे 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x इसका मान किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो हमसे पूछा गया 7x/x² प्लस 1 - 2x का मान क्या होगा। अब हम देखिए, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं यहाँ से, तो ये थोड़ी भारी भरकम इक्वेशन लगेगी। x² के अंदर कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, तो एक मेथड तो यह है इसकी, यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व किया जाए और वहाँ से x का मान निकाला जाए और उस x के मान को यहाँ रख के फिर इसका मान निकला जाए। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। शॉर्ट मेथड के हिसाब से हम यदि इस टर्म को देखा जाए, इस टर्म को हम देखते हैं केवल x² प्लस 1, ठीक है। तो यदि हम इस x² प्लस 1, इस x² प्लस 1 में से यदि x कॉमन ले लेते, x कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/x, ठीक है। और जैसे हमने x प्लस 1/x आता है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि इसका मान तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो x प्लस 1/x का मान हमको क्या दिया हुआ है 3। तो जैसे हम यहाँ रखेंगे यहाँ पे इसकी जगह, तो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में क्या है x। तो इस पूरे का मान क्या हुआ, x² प्लस 1 का मान कितना हो गया 3x, ठीक है 3x। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे x² प्लस 1 है इसकी क्या रख सकते हैं हम 3x। जैसे हम 3x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 7x और नीचे क्या होगा 3x माइनस 2x। हम देखो हम कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 7x में किसका भाग देना है 3x में से 2x गया तो x, तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के गया 7x, उसमें भाग देना है x का, और ये x कट गया तो कितना बचा केवल 7। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 7। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमको x की वैल्यू दी हुई थी और उसमें से हमने x एलिमिनेट करके x को हमारा मान निकाल दिया, इसका आंसर आ गया 7, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जिसमें हमको पूछा गया है कि इस ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 लाइन ऐसे हैं, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड मैं बताता हूँ आपको। जब भी इस प्रकार से ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करनी हो हमको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बड़े ट्रायंगल को देखते हैं हम, इस पूरे बड़े ट्रायंगल को, उसमें नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और 3। तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर, इस पूरे बड़े ट्रायंगल को देखते हैं तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3। जब भी इस प्रकार से किसी भी ट्रायंगल में हमको लाइंस दी होंगी तो हम नंबरिंग कर लेंगे, और इसमें ट्रायंगल की संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा क्या होती है, जो नंबरिंग किया है उसको योग 1 + 2 + 3, तो योग कितना हो जाएगा इसका 6। तो मतलब इस बड़े ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 6। तो इस प्रकार अभी इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक बड़े वाले में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब यदि हम इसको गौर करते हैं यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ तक, इसके अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, लिखेंगे 1, 2, 3, तो इसमें भी कितनी हो जाएगी संख्या 6, ठीक है। तो इसमें होगी 6, इसमें भी 6। अब हम सेम इसके अंदर लगाते हैं, ये इसमें नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3, इसमें कितने हो जाएंगे वापस 6, और ऊपर भी छोटा सा है, इसमें भी 1, 2, 3 नंबरिंग करने के बाद इसमें कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल कितने हो गए 6 + 6 + 6 + 6 24। तो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे
24 ये हमारा आंसर होगा। तो जैसा कि आज हमने देखा कि ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर रेलवे बैंक एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब यूनिक मैंने आपको सॉल्यूशन के मेथड बताए हैं, और इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बस क्वेश्चन देखते हैं हम आंसर बता सकते हैं इस ट्रिक्स की मदद से। तो आप इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे आपको आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। ओके, बाय।